कराची के हल्का NA 249 में जो ज़िमनी इलेक्शन है उस पर मुस्लिम लीग नून समेत कुछ दीगर पार्टियों ने उसके रिजल्ट पे एतराज़ किया था। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी रिकाउंटिंग का हुक्म दे दिया है और इस रिकाउंटिंग के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त बयानात का तबादला हुआ है। शुक्र है कि किसी और चीज़ का तबादला नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ बयानात का तबादला हुआ है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कुछ ऐसी ट्वीट्स की हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत है उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है, क्या वो अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, और अगर ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएं तो फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा? और क्या आजकल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंतखाबी इस्लाहात हैं या पाकिस्तान की इकॉनमी है? क्योंकि नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने एक बहुत अहम बात की है। वो कहते हैं कि अगर GDP ग्रोथ 5% तक ना गई तो 4 साल तक मुल्क का अल्लाह हाफिज़। 4 साल तक मुल्क का अल्लाह हाफिज़ कौन कह रहा है? पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना। बड़ी तशवीशनाक बात है। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शफकत मूसा वफाकी वज़ीर तालीम, राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त इंतखाबी इस्लाहात हैं या जो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि 4 साल तक GDP ग्रोथ 5% तक ना हुई तो मुल्क का अल्लाह हाफिज़? नहीं, पाकिस्तान के हमें बहुत सारे मसाइल हैं और ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको अबूर करना ज़रूरी है कौम को आगे बढ़ने के लिए। सो जहाँ इकॉनमी के चैलेंजेस बड़े ह्यूज हैं, और ये जो बात की है शौकत तरीन साहब ने, सही बात की है, लेकिन साथ साथ ये भी सोचने की बात है कि 1970 से लेके आज तक कोई इंतखाब ऐसा नहीं हुआ कि जो मुतनाज़ा ना हो, कोई ट्रांसफ़र ऑफ पावर ऐसा नहीं हुआ जो मुतनाज़ा ना हो। बल्कि आज या कल मैं पढ़ रहा था कि 70 के इंतखाब के बारे में भी अब नई एविडेंस आई है कि जी आम तौर पर मिसाल दी जाती थी कि 70 का इंतखाब बड़ा मैं ज़रा कौम को बता दूँ, एक साबिक DGISPR हैं ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी साहब, उन्होंने याह्या खान के बारे में किताब लिखी है राइज एंड फॉल ऑफ अ सोल्जर, और वो प्रेस सेक्रेटरी थे याह्या खान के। उन्होंने लिखा है कि याह्या खान साहब ने कुछ छोटी जमातों को, नॉट पीपल्स पार्टी, कुछ छोटी जमातों को पैसे दिए थे, करोड़ों रुपए, करोड़, शेख मुजीब के खिलाफ, और उस ज़माने में करोड़ भी बहुत होते थे। हाँ। सो मकसद ये है कि क्योंकि सारे इंतखाबात मुतनाज़ा रहे हैं, अगर हमने जमहूरी तौर पे आगे बढ़ना है तो हमें ऐसा निज़ाम लाने की ज़रूरत है कि हम आपस में सारे इत्तेफाक कर लें कि जी अगर ये चीज़ें होंगी तो इंतखाब जो है वो सही होगा, और इंतखाब अगर सही होगा तो कम से कम एक झगड़ा तो ख़त्म हो जो लेजिटिमेसी का जो आता है वो दूसरे को क्वेश्चन करता है। तो उसके लिए इंतखाबी इस्लाहात मैं समझता हूँ उतने ज़रूरी हैं मुल्क की बका के लिए जितनी इकॉनमी है। जी राना सनाउल्लाह साहब, पिछले साल तक तो मुस्लिम लीग नून इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन अब 2021 में तैयार नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? नहीं, देखें, मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल पहले भी और आज भी इलेक्शन इस्लाहात के लिए तैयार है, लेकिन उन इस्लाहात का जिनकी बात ये कर रहे हैं उसका एक तरीक़ाकार है। यानी ये जो पोलिंग का अमल है, जो पोलिंग डे के इंतज़ामी मामलात हैं, ये उनके मतलब ये बात कर रहे हैं। और पोलिंग डे जो है या पोलिंग का अमल जो है उसकी बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनली मैं बात कर रहा हूँ, और लीगली जो कानून में दर्ज है और जो आइन में दर्ज है कि वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। उस अदारे के पास बैठ के इसके ऊपर बात होनी चाहिए और इस अमल को इंतज़ामी तौर पे जितना भी बेहतर से बेहतर बनाया जा सके उसके मतलब कंसेंसस होना चाहिए, और उस कंसेंसस के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ये लेजिस्लेशन हो जाए, ये पार्लियामेंट में भी हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में उस वक्त हो सकती है जब हुकूमत या ट्रेजरी और अपोजिशन के दरमियान आपस में कोई डायलॉग हो, मिल के बैठ सकें। लेकिन हमारे यहाँ 3 साल से जो है वो जो हुकूमत है, जो हमारे कायदे ईमान हैं, वो तो अपोजिशन की तरफ देखना गवारा नहीं करते। वो तो हर वक्त उनको गालियां देने और दिलाने में यकीन रखते हैं। तो इसलिए ये बात जो है ये पार्लियामेंट में कंसेंसस हो नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ऑफर कंसेंसस
नहीं, प्राइम मिनिस्टर की ऑफर्स जो पिछले 2.5-3 साल रही हैं वो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा बात ना ही करूं तो बेहतर है कि वो जिस किस्म की ऑफ़र्स करते रहे। और फिर ये भी है कि अगर हम किसी जगह पे कोई कौमी मफाद में या फैटफ का था इनके साथ बैठे हैं तो उन्होंने फिर उसका ड्रामा लगा दिया कि जी ये हमसे NRO जो है वो मांग रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से बात की है शफकत महमूद साहब ने, तो क्या 70 में अगर किसी ने करोड़ों रुपए दिए थे छोटी पार्टीज़ को, तो क्या ये इलेक्शन लॉ में या रूल्स में लिखा हुआ था? क्या अगर किसी ने IJI बनाई तो क्या इलेक्शन रूल्स में लिखा हुआ था? क्या अगर किसी ने अब 2018 के इलेक्शन में जो है वो जनूबी पंजाब महाज बनाया था और फिर उन लोगों को उठा के किसी जगह पे ला के पटे पहनाए थे, तो ये इलेक्शन रूल्स में लिखा हुआ है? ये जो इलेक्शंस में जो रिगिंग है या जो सिलेक्शन है, इसमें ये कोई रूल्स का मामला नहीं है, या ये रूल्स की अमेंडमेंट से ये मामला हल नहीं होगा। ये मामला किसी और जगह पे है और वहीं से ये हल होगा। और जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन या पोलिंग डे वाले दिन जो है वो अगर आप कर दें कि जी फॉर्म 45 को इस तरह से करेंगे, 46 को जो है वो इस तरह से करेंगे, इससे बुनियादी तौर पे अब 2018 के इलेक्शन से मतलब जो बुनियादी गिला है वो ये है कि एक कुव्वत ने बाकायदा इलेक्शन को मैनेज किया, जो इलेक्टेबल्स थे उनको ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो एक किंग पार्टी में जो है वो शामिल करवाया। अब ये किंग पार्टी बनाने का, उसे जितवाने का और उसे हुकूमत उसकी बनवाने का जो है ये तरीकाकार जब तक ख़त्म नहीं होगा उस वक्त आप ये रूल्स को और रेगुलेशंस को बेहतर करते रहेंगे। सारी बात दुरुस्त है, उससे बुनियादी चीज़ तो वहीं पे व्यूअर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मेरे से कि मैं अब आपसे काउंटर क्वेश्चन कर दूं। जिस कुव्वत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसी कुव्वत को आपने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर पार्लियामेंट के जरिए एक्सटेंशन दी। अब छोड़ दें बहस को, तो फिर बहस कहीं और चली जाएगी। ताज अदर साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात का जो इशू है इस पर इलेक्शन कमीशन से बातचीत होनी चाहिए। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा, लेकिन एक तरफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पे नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ आज बिलावल साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब ने एक दूसरे के साथ ट्विटर पर काफ़ी बयानबाजी की है। तो आप ये नहीं समझते कि अगर इस एक इशू पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ है तो इस एक इशू पर तो आपको एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? नहीं, ये तो इशू टू इशू बात होती है और हर इशू पे हमारा एक मौक़िफ़ होता है। आपने ब्रिगेडियर सिद्दीकी की किताब का जिक्र किया, मैंने वो किताब देखी है। सिद्दीकी साहब वैसे भी हमारे मोहतरम थे। थोड़ी सी मैं इसमें तस्हीह कर दूं कि ज़ाहिर है सिद्दीकी साहब अगर कहते हैं कि पैसे दिए थे तो याया खान आमिर थे, उन्होंने ज़रूर पैसे दिए होंगे, लेकिन उस वक्त चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल सत्तार साहब थे, मिस्टर जस्टिस अब्दुल सत्तार, जो बाद में बांग्लादेश के सदर भी मुंतखब हुए। और उन्होंने इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की दखलंदाजी एस्टेब्लिशमेंट की नहीं होने दी। और इसी वजह से आम तासुर ये है कि 1970 के जहाँ पे ना इतने बड़े बड़े कवानीन थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ थी, उनको सही माना जाता है इस वजह से कि उसमें इलेक्शन के दिन या गिनती के दौरान ताज साहब मैंने तो किताब का हवाला दे दिया, दखलंदाजी नहीं थी। वो सिद्दीकी साहब की किताब का जो पेज 79 है उस पर ये अब्दुल सत्तार साहब का जिक्र नहीं है, कुछ फ़ौजी अफसरान का जिक्र है जिनके बारे में AR सिद्दीकी साहब ने लिखा है कि उन्होंने ब्रीफ केस भर भर के ख्वाजा खैरुद्दीन साहब को और कुछ जमात इस्लामी के लीडर थे और कयूम लीग के लीडर थे उनको पैसे दिए। और एम्बेसडर समी खान साहब जो बाद में याहिया खान साहब के ADC थे, उन्होंने भी अपनी किताब में यही कहानी जो है वो लिखी हुई है और वो कहते हैं कि मैं इसका आई विटनेस हूं। मैं नहीं, सिद्दीकी साहब सही कह रहे हैं, पैसे ज़रूर दिए होंगे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर जस्टिस अब्दुल सत्तार थे और उनके सामने इस किस्म की शिकायत आती तो वो ज़रूर इस पर कार्रवाई करते। ठीक है। और उन्होंने पोलिंग के दिन या पोलिंग की गिनती के वोटों की गिनती के दौरान किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को बीच में नहीं आने दिया और इसलिए ये इलेक्शन फेयर समझे जाते हैं। चलें, ये आपका एक मौक़िफ़ है, आपका एक मौक़िफ़ है। मैंने तो आपको याहिया खान के साथियों की बात की है और पैसे जो उन्होंने तकसीम किए इलेक्शन के दिन तकसीम नहीं किए, इलेक्शन से पहले तकसीम किए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पैसों की तकसीम हुई, ये उसमें भी हुई, सारे इलेक्शन केस के अंदर पैसों की तकसीम हुई। लेकिन ये कि
पोलिंग का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट बाहर था। अच्छा, इस वक्त भी जो सूरत हाल है, जो 2017 का एक्ट पास हुआ, 4 साल की मेहनत की गई, उसमें तमाम पार्टियां शामिल थीं, और उसके बाद 2017 में कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के अंदर तरामीम के साथ ये एक्ट पास हुआ था। और उस एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी हुई इस तरीके से कि 3,70,000 फ़ौज थी जो कि पोलिंग स्टेशनों पे थी, और उसने पोलिंग एजेंटों को गिनती के वक्त वहाँ से बाहर निकाल दिया। सिर्फ 128 फॉर्म हैं, फॉर्म 45, 78,471 फॉर्म में जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे हैं, जिस पे पोलिंग एजेंटों के दस्तखत हैं। सीधी बात यह है कि अगर ये ना किया जाए, और चेयरमैन बिलावल ने भी यही कहा है कि अगर दखलंदाजी नहीं होती एस्टेब्लिशमेंट की तो इलेक्शंस जो हैं वो फेयर हो सकते हैं। अगर फ़ौज को नहीं बुलाया जाता, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इस वक्त फिर फ़ौज को बुलाया है, ये मुझे तो ठीक नहीं लगी ये बात कि फ़ौज को फिर से बुलाया जाए। लेकिन ये कि अगर दखलंदाजी नहीं होती तो फिर सियासी जमातें आपस में बैठ के, जी हाँ इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात को दूर करने का तरीक़ा है। मुस्लिम लीग गई है दोबारा गिनती के लिए, पूरा उनको कानूनी हक़ है इसका, और हम भी इसे वेलकम करते हैं। बस ख़तरा ये पैदा हो रहा है इस तमाम चीज़ के अंदर कि अगर हमारे वोट मज़ीद बढ़ गए तो ये तो हमें कत्ल कर देंगे, ये तो इतने नाराज़ हैं कि ये तो बंदूकें निकाल लेंगे कि भाई ये मैं बिल्कुल ये है, क्योंकि लेकिन अगर गिनती हो रही है तो बिस्मिल्लाह। चलें, ठीक है।